हाँ जी, नमस्कार सब लोग कैसे हैं? तो देखिए आज हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में, सिलेबस वगैरह को सब देख लिया है कि सिलेबस क्या है बीएससी ईयर जो सेमेस्टर फर्स्ट है आपका। आज बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस में है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी एंड फाइव किंगडम थ्योरी। तो पहला टॉपिक क्या है आपका? प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी एंड फाइव किंगडम थ्योरी। फाइव किंगडम थ्योरी, पंच जगत प्रणाली जो आरएच वेटेज वाली है। इस टॉपिक की आज हम स्टडी करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी के बारे में बात हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं टैक्सोनॉमी है क्या आखिर। देखिए कोई भी बड़ी कम्युनिटी में या बहुत सारे एनिमल्स में चीज़ों को अलग करने के लिए, स्टडी करने के लिए, उनके ग्रुप बनाने के लिए जब किसी साइंस का यूज़ किया जाता है और उसका नाम वगैरह उसमें दिया, तो ये हम कहते हैं में टैक्सोनॉमी। जैसे मान लीजिए मेरे पास कई सारी चीज़ें हैं जिनको आज तक हम नहीं जानते। आप इसका क्लासिफ़िकेशन कर, जैसे मेरे हाथ में 2-3 चीज़, जिनमें से हमें नहीं पता कि ये क्या है पहले। हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एक ऐसी कोई चीज़ है जो फ्लैट है, जिसमें एक चीज़ ऐसी है जिसमें फ़ोटो भी आ सकती है, वीडियो बन सकती है, ऐसी कोई डिवाइस है। एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे बटन लगे है, एक कोई रोड लाइक स्ट्रक्चर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग के यानी सबसे पहले हमने पहचाना कि क्या है ये, एक्चुअल में है क्या? तो देखा कि एक फ्लैट सी कोई चीज़ है, एक की लेंथ ज़्यादा है, बहुत सारे बटन, आगे एक सेंसर लगा हुआ होता है, इससे कुछ टीवी वगैरह कंट्रोल हो सकता है। अभी नाम नहीं दिया है क्योंकि हमें नहीं पता ये क्या है, सबसे पहले पहचाना है कि सब अलग-अलग हैं क्या ये हमें नहीं पता, लेकिन सारी की सारी क्या हैं, सेट हैं अपने आप में देखने पे ही। और एक ऐसी चीज़ है जिससे कुछ नोट डाउन किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको पहचानेंगे, फिर इनको अलग-अलग रखेंगे, फिर वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफ़िकेशन करेंगे, क्लासिफ़ाई करेंगे। तो पहला स्टेप हुआ पहचान की, फिर वर्गीकरण किया, फिर इनका नाम दे देंगे, ये रिमोट है और ये मोबाइल फ़ोन है। क्लियर है इतनी बात? तो टैक्सोनॉमी की डेफ़िनेशन यदि हम लिखें, क्या कहेंगे? सबसे पहले किसी चीज़ का क्या किया जाता है? आइडेंटिफ़िकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? आइडेंटिफ़िकेशन किया जाता है। यानी पहचान की जाती है। क्या की जाती है? पहचान। उसके बाद यदि हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो टैक्सोनॉमी में क्या होगा? उसके बाद उसके किया जाएगा क्लासिफ़िकेशन, क्लासिफ़िकेशन किया जाएगा। यानी वर्गीकरण किया जाएगा जी। क्या किया जाएगा? वर्गीकरण किया जाएगा। लास्ट में हम क्या दे देंगे, उसका नाम दे देंगे। तो नाम देने को कहते हैं नोमेनक्लेचर कर देंगे। क्या कर देंगे? नोमेनक्लेचर या नामकरण कहते हैं इसको। क्लियर है? तो टैक्सोनॉमी में 3 बातें ध्यान में रखनी। पहली बात पहचान, उसके बाद वर्गीकरण और उसके बाद नामकरण, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। क्लियर है? तो पहचान, वर्गीकरण और नामकरण, अपना नाम याद रखें, याद हो जाएगा। ठीक है? तो क्या आ गया? क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये सब आते हैं किसमें? टैक्सोनॉमी में। तो देखिए इधर साथ-साथ में मैं नोट्स दिखा रहा हूँ आपको। इसके अंदर आप क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्लियर कट हो। तो पहले हम यहाँ समझेंगे कि क्या डेफिनेशन या क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, फिर आपको नोट्स दिए जाएँगे। तो देखिए टैक्सोनॉमी की परिभाषा यहाँ दी हुई है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है तथा उसका नामकरण किया जाता है। यानी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन और फिर नोमेनक्लेचर किया जाता है। ये क्या कहलाती है?
टेक्सोनॉमी कहलाती है, जो एक साइंस की ब्रांच है। अब एक दो चीज और पढ़ लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि फादर ऑफ, ये आप उसमें ऐड कर लें, फादर ऑफ एंशियंट टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ एंशियंट यानी पुरानी, प्राचीन, फादर ऑफ एंशियंट टेक्सोनॉमी कौन है? तो जी एरिस्टोटल है। कौन है? अरस्तु है। फादर ऑफ एंशियंट टेक्सोनॉमी कहा जाता है एरिस्टोटल या अरस्तु, ये की बात है। अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एंशियंट टेक्सोनॉमी। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी का फादर कौन है? तो फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी ये कौन होगा जी? ये होगा कार्ल वॉन लिने या कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। क्लियर है क्या इतनी बात? फादर ऑफ एंशियंट टेक्सोनॉमी कौन होगा? एरिस्टोटल। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कार्ल वॉन लिने या कैरोलस लीनियस। तो यहाँ तक आपको चीजें शायद क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी डाउट है तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देखेंगे, आ जाएंगी मेरे। चलिए उसके बाद देखते हैं अगली जो हेडिंग है अपनी, अगला जो टॉपिक है वो है सिस्टेमेटिक्स। वो क्या है? सिस्टेमेटिक्स। टेक्सोनॉमी के बाद अगला जो पॉइंट आता है उसका नाम है सिस्टम। ये देखिए, सिस्टेमेटिक्स। तो देखिए सिस्टेमेटिक्स नाम ही हमें बता रहा है कि क्या है ये एक्चुअली। तो टेक्सोनॉमी के अंदर क्या करते थे हम? नोमेनक्लेचर देते थे, नामकरण देते थे। उस नामकरण को अगर हम सिस्टेमेटिक ढंग से रख लें थोड़ा, तो वो क्या कहलाती है? सिस्टेमेटिक्स कहलाती है। तो सिस्टेमेटिक्स में क्या किया जाता है? देखिए आप, नोमेनक्लेचर तो किया ही जाता है, उसके साथ साथ क्या किया जाएगा? दो चीजें और देखी जाएंगी। एक तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जो इंग्लिश में है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं पा रहा हूँ। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी जाएगी साथ में, प्लस क्या देखा जाएगा? फाइलोजेनेटिक्स देखा जाएगा। फाइलोजेनेटिक्स की स्टडी की जाएगी। उद्विकासीय इतिहास और फाइलोजेनी की स्टडी की जाएगी किसमें? सिस्टेमेटिक्स में, नामकरण के साथ साथ। क्लियर है इतना? तो सिस्टेमेटिक्स में नोमेनक्लेचर प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री प्लस फाइलोजेनेटिक्स का अध्ययन किया जाता है, इसे क्या है? यही सिस्टेमेटिक्स। तो देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु की न केवल पहचान की जाती है, बल्कि उसकी उद्विकासीय इतिहास, पहचान और नाम, न केवल पहचान और नामकरण किया जाता है बल्कि उसकी उद्विकासीय इतिहास, फाइलोजेनी, फाइलोजेनी है ये, स्टडी भी की जाती है। किसी भी जीव का अन्य जीवों के साथ अंतर संबंध भी ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है कि दो जंतुओं में रिलेशन क्या है, इंटर रिलेशन। क्या क्लियर है मेरी बात इतनी? तो चलिए आगे देखिए फिर। ये क्लियर हो गया होगा, ये टेक्सोनॉमी है जिसमें तीन काम थे, आइडेंटिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन था और नोमेनक्लेचर था। यहाँ पे क्या है? इन सब के अलावा प्लस में क्या आ गया? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आ गई और फाइलोजेनेटिक्स आ गई ढंग से। दो चीज तो ये आई है मैन। क्लियर है? आगे देखिए, अब आगे बात आती है प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी या वर्गीकी के सिद्धांत। अगला टॉपिक क्या है जी? वर्गीकी के सिद्धांत हैं। तो देखिए वर्गीकी के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनॉमी का लिखा हुआ है कि वर्गीकी के सिद्धांत का मुख्य आधार समानताओं व असमानताओं के आधार पर समूहों का निर्माण करना है, यानी सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी।
डिसिमिलरिटी। इन दो चीजों के आधार पर ग्रुप बनाना किसमें आता है? प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनोमी के अंदर आता है। क्या देखेंगे हम? क्या चीजें समान हैं, जहां समानताएं दिखेंगी साथ रख देंगे, असमानताएं एक साथ रख देंगे। जैसे ये एक पेन है, दूसरा भी कोई तो इसके साथ रख देंगे। जैसे ये एक वॉच है, इसके साथ दूसरी साथ रख देंगे। अगर पेन और वॉच में डिफरेंस है, असमानता है, डिसिमिलरिटी है, तो हम क्या करें? अलग अलग शो कर देंगे। क्लियर होगी मेरी बात यहाँ पे? तो आगे देखिए, आधार पर समूह का निर्माण किया जाता है और वर्गीकी के सिद्धांत को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है कि ये बिंदु हैं, ये पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर इनको समझ सकते हैं। पहला ही पॉइंट क्या है जी? स्पीसीज है। क्या है? स्पीसीज। फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या है? स्पीसीज आता है। स्पीसीज आता है पहला पॉइंट। ठीक है, शॉर्ट में इसको स्पीसीज लिखते हैं। स्पीसीज इसी को कहा जाता है प्रजाति। क्या कहेंगे जी? प्रजाति कहेंगे। क्लियर है क्या? तो प्रजाति क्या है अभी देखिए, प्रजाति या स्पीसीज को समझने के लिए तीन अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। मैं इसी चीज को दोबारा बता रहा हूँ, नोट्स आप यहाँ देख। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी के आधार पर, यानी आकारिकी के आधार पर। इसी को कहते हैं टिपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी प्रारूपिक। ये देखिए, टिपोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल। ये कॉन्सेप्ट बात करता है कि कोई भी दो जीव जो बाहर से एक जैसे दिखते हैं, यानी एक ये ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म है, अगर ये दोनों आपस में क्या है? समान है, तो ये क्या कहलाएंगे? एक ही स्पीसीज के मेंबर कहलाएंगे, एक ही प्रजाति के सदस्य कहलाएंगे। क्लियर है क्या? अगर बाहर से दिखने पर मॉर्फोलॉजी या प्रारूपिक रूप से समान दिख रही है तो इनको क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक स्पीसीज के जीव कहेंगे। क्या ये बात ठीक हो सकती है? ये दी किसने थी? अरस्तु और प्लेटो द्वारा दी गई थी प्रतिपादन। तो सबसे पहले बात आती है कि एरिस्टोटल ने इसको दिया था। एरिस्टोटल और इसके गुरु प्लेटो ने दिया था इसको। ये कहते हैं कि बाहर से दो चीज समान दिखती हैं वो एक ही प्रजाति की है। तो अब इसका आता है अपवाद। क्या एक्चुअल में ये सही बात है? अपवाद क्या आता है? अपवाद में क्या करते हैं? एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट की बुराई निकालता है। इस अपवाद में ये कह रहा है कि मोर और मोरनी जो है, मोर और मोरनी दोनों एक ही स्पीसीज के लोग हैं। मोर और मोरनी एक ही प्रजाति के, एक जैसे, ये आपको भी पता है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? स्पीसीज कॉन्सेप्ट। मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर ये बात कर रहा है कि बाहर से समान दिखने वाले कोई भी दो जीव क्या कहलाएंगे? एक ही स्पीसीज के कहलाएंगे, एक ही प्रजाति में इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन इसका अपवाद ये है कि जैसे मोर और मोरनी है वो एक ही स्पीसीज के होते हुए भी समान नहीं है, तो ये इसका एक्सेप्शन या अपवाद हो गया। पढ़ के देख लीजिए कि यह सबसे प्राचीनतम संकल्पना या कॉन्सेप्ट है, अरस्तु प्लेटो ने दी थी। इस संकल्पना के अनुसार कोई भी दो जीव जो बाह्य आकृति में समरूप होते हैं, यानी समान रूप होते हैं, एक ही जाति के जीव होते हैं, परंतु वर्तमान में यह चलन में नहीं है, क्योंकि इनमें अनेकों अपवाद हैं। जैसे पहला ही देख लो, मोर और मोरनी बाह्य आकारिकी में समरूप नहीं है। फिर देखिए,
क्या पढ़ा हमने? मोर और मोरनी बाह्य रूप से एक समान नहीं है, परंतु फिर भी ये क्या होते हैं? एक ही स्पीशीज़ के होते हैं, परंतु फिर भी ये एक ही प्रजाति के। अगला देखिए, इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट बहुरूपता यानी पॉलीमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है ये। पॉलीमॉर्फिज्म विभेदन तथा शाकीय जनन रिप्रोडक्शन और कौन सा रिप्रोडक्शन? पेडोजेनेसिस आदि की परिभाषा नहीं करती, यानी इनकी व्याख्या नहीं करती। पेडोजेनेसिस क्या है? जो अव्यवस्थित भी अडल्ट नहीं हुए हैं वो क्या कर देते हैं? रिप्रोडक्शन करने लगते हैं, तो पेडोजेनेसिस कहते हैं। ये इसका अपवाद है, यानी पहला अपवाद तो था मोर और मोरनी का, मोर मोरनी का पहला अपवाद। दूसरा क्या था कि ये पेडोजेनेसिस यानी जो लोग कम उम्र में रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं ऑर्गेनिज्म, डेफिनेशन नहीं बताता। और क्या नहीं बताता? ये बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म की परिभाषा नहीं देता, यानी उनको सेटिस्फाई नहीं करता। ये सारी चीजें इसमें नहीं है। अगला है दूसरी संकल्पना, सेकंड क्या है स्पीशीज की? ये है दूसरी जो अवास्तविक जातीय संकल्पना, अनरियलिस्टिक या अवास्तविक। तो अवास्तविक में क्या आएगा? आप देखिए, आप लोग नाम से पता चल रहा है अनरियलिस्टिक, रियलिस्टिक है ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट इतना फर्जी सा लगता है। ये कहता है कि जीव जो होते हैं वो पृथ्वी पर आते हैं, ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इन्हें क्लासिफाई, आइडेंटिफाई, नाम देने का कोई महत्व नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ने किया है। क्लियर है? कुछ चीज़ नहीं समझ आए तो बैक करके देखो। ये कह रहा है कि किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन, नेचर आइडेंटिफिकेशन कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जीव पैदा होते हैं और मर जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के दिमाग की उपज है जो इसको क्या करता है? क्लासिफाई करता है। यानी कहने का मतलब घोड़े, गधे, ऊँट, भेड़, बकरी सब एक जगह रहें, पर आराम से खाए-पिए मौज। तो देखिए क्या कह रहा है अवास्तविक जातीय संकल्पना में। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन विज्ञान केवल मनुष्य के माइंड की उपज है, ब्रेन की उपज है। प्रकृति में केवल जीव उत्पन्न होते हैं, उनके वर्गीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप समझ लो अपने हिसाब से कितना काम का है। अगली देखिए तीसरी संकल्पना क्या है? तीसरी और सबसे शायद काम की होगी तो एग्जाम में आने वाली तीसरी संकल्पना या तीसरा स्पीशीज कॉन्सेप्ट है जी बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, स्पीशीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट या जैविक जातीय संकल्प, हिंदी में क्या कहते हैं? जैविक जातीय संकल्पना कहा जाता है। ओ, तो देखिए क्या है जैविक जातीय संकल्पना? ये कहता है कि कोई भी दो ऑपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए एक मेल है यानी नर है, इसका सिंबल आपको पता ही होगा, मेल को ऐसे दिखते हैं बायोलॉजी में। एक क्या है? फीमेल ऑर्गेनिज्म है यानी मादा है। इसको हम इस तरीके से शो करते हैं। जब ये दोनों आपस में क्या करें? रिप्रोडक्शन यानी जनन करें, और इनसे पैदा होने वाली संतति या प्रोजेनी जिसको कहते हैं, वो भी क्या कर सके? रिप्रोडक्शन कर सके। रिप्रोडक्शन का मतलब उसी तरीके के दूसरे ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन। क्लियर है क्या? यानी मेल और फीमेल, कोई भी दो ऑपोजिट सेक्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करें और उससे पैदा होने वाली संतति भी क्या कर सके? आगे रिप्रोडक्शन कर सके। तब ये जीव जो हैं एक ही प्रजाति के कहलाएंगे, एक ही स्पीशीज के कहलाएंगे। यस और नो? देखिए, दो ऑपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिज्म जब आपस में रिप्रोडक्शन करने वाली ही संतति बनाएं तो इस प्रकार के जीवों को एक ही प्रजाति या स्पीशीज रखा जाता है। क्लियर है ना? तो देखिए इसमें सही है या गलत? यह स्पीशीज कॉन्सेप्ट वर्तमान में प्रचलित व सही है। इसमें समरूपता को मुख्य आधार ना मानकर
जीवों को उनकी एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोलॉजी, उनकी सेल्स में प्रेजेंट बायोमोलिक्यूल, विभिन्न परिवर्तन अवस्थाओं के आधार पर जातियों का वर्गीकरण किया जाता है। यानी क्या-क्या देखेंगे इसमें? एक तो देखेंगे कि भ्रूणीय अवस्था की स्टडी करेंगे कि क्या एक जैसी है या नहीं है। दूसरा क्या करेंगे कि इनके अंदर जो जैव अणु होते हैं कोशिकाओं में, उनका भी मिलान होता है। यानी जैसे प्रोटीन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक है, विटामिन आदि-आदि। ठीक है? ये सब होगा। और परिवर्धन या डेवलपमेंट की विभिन्न फेज़ भी इसमें देखी जाएँगी कि कैसे अडल्ट बनते हैं, वो गुज़रते हैं ओवर द लाइफ। आगे देखिए फिर किसने दिया था ये काम की बात है, मेयर नाम का एक साइंटिस्ट आया था। उसके अकॉर्डिंग एक स्पीशीज़ में जीव सम्मिलित होते हैं, एक स्पीशीज़ में वो जीव सम्मिलित होते हैं जो परस्पर जनन कर सकते हैं। 2 विभिन्न स्पीशीज़ में जनन करवाने पर हाइब्रिड उत्पन्न होते हैं। यानी एक स्पीशीज़ के जीव वो कहलाएँगे जो आपस में रिप्रोडक्शन थे। अगर 2 अलग-अलग स्पीशीज़ में करवा दिया रिप्रोडक्शन तो वो हाइब्रिड उत्पन्न होंगे यानी संकर उत्पन्न होंगे। ये लिखा हुआ है इसमें। आगे देखिए, जो बंदे होते हैं जैसे घोड़े और गधे का रिप्रोडक्शन करवाने पर मिक्सर पैदा होता है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। एक स्पीशीज़ हेतु ये आवश्यक है कि जनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है, वे अपने जनक के समान ही हो तथा जननक्षम हो, रिप्रोड्यूसिबल हो। जनन कर सके यानी कुल मिला के आप समझ ही गए होंगे आई थिंक। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी मैंने बता दिया है, पूरी परिभाषा बोल दी है, आप लिखें साथ-साथ में लिख भी सकते हैं, कोई डाउट इसमें। एक बार आप स्क्रीन पे देखते रहें, बाद में आपको पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगला आता है की कैरेक्टर या कुंजी लक्षण। ये जो हेडिंग है, ये है की कैरेक्टर। मैं लिख देता हूँ दोबारा। ये हेडिंग क्या है यहाँ पे? की कैरेक्टर। कुंजी लक्षण, क्लियर है? कुंजी लक्षण क्या होते हैं? जैसे एक लॉक है, उस लॉक को वो एक उसकी कुंजी खोल सकती है, एक जो की होती है वही ओपन कर सकती है। अब यहाँ आता है कि की कैरेक्टर क्या है? जैसे आप में से की कैरेक्टर है कि कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो ये तो आपका कैरेक्टर है, जो दूसरे हैं आपके क्लासमेट वो थोड़ी ना पढ़ने वाले हैं, है ना? खैर आप जानते ही हैं। आगे देखिए की कैरेक्टर में क्या आएगा कि वह लक्षण ऐसा जो दूसरे में ना पाया जाए, स्पेसिफिक उसी में पाया जाए ऑर्गेनिज्म या उस ग्रुप में, वो उस ग्रुप का या ऑर्गेनिज्म या का क्या है? कुंजी लक्षण या की कैरेक्टर है। क्लियर है ना? तो आगे देखिए, की कैरेक्टर में किसी भी ग्रुप में या समूह में पाया जाने वाला वो लक्षण जो उसी समूह का विशिष्ट हो तथा जिस लक्षण के आधार पर एक समूह को अन्य समूह से पृथक किया जाए, वही लक्षण क्या कहलाता है? कुंजी लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है जी? कुंजी लक्षण कहलाता है। आगे देखिए फिर किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स का क्लासिफिकेशन निम्न लक्षणों के आधार पर किया जाता है। निम्न लक्षणों के आधार पर किया जाता है। यानी एनिमेलिया किंगडम जो है एनिमल्स दिए गए हैं, उनका क्लासिफिकेशन फॉलोइंग कैरेक्टर्स के आधार पर किया जाता है। जैसे देखिए अभी फर्स्ट जो कैरेक्टर है, की कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट की कैरेक्टर जो है, वो क्या है? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, मल्टी सेलुलर। क्लियर है क्या? या फिर इसी को एक नाम और दिया जा सकता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसी में देख लेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन की कोटि। हिंदी में क्या कह देंगे? संगठन की कोटि कहेंगे।
क्लियर है? संगठन की कोटि का मतलब हुआ कि किस जीव के अंदर केवल कोशिकाएँ पाई जाती हैं, किस जीव के अंदर बहुत सारी कोशिकाएँ या टिश्यू पाए जाते हैं, किस जीव के अंदर अंग पाए जाते हैं, किस जीव के अंदर अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। इस आधार पर जीवों को अलग-अलग कर लें। सपोज़ कोई ऐसा एनिमल है जिसमें केवल एक कोशिकाएँ पाई जाती है, सिंगल सेलुलर है, तो उसका प्रोटोप्लाज़्म मैटर करता है। अब उसकी संगठन की कोटि क्या हुई? प्रोटोप्लाज़्मिक या जीवद्रव्य स्तर की होती है, यानी यूनिसेलुलर है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज़्म आते हैं जिनमें टिश्यू पाया जाता है या अलग-अलग कोशिकाएँ पाई जाती हैं, कोरीफेरा है। तो इनका ऑर्गेनाइज़ेशन कैसा हो जाएगा? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइज़ेशन या कोशिकीय स्तर का संगठन। सिलेंट्रेटा आएँगे तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइज़ेशन होगा, उसके बाद एनिलिडा तक पहुँचेंगे तो ऑर्गन लेवल का या फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइज़ेशन आएगा। क्लियर है ना? कोर्डेटा तक ये चलेगा। अब बात आती है कि एक तो हो गया पहला यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर या फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कैरेक्टर क्या है? की कैरेक्टर। दूसरा की कैरेक्टर है, पहला ये हो गया, दूसरा की कैरेक्टर है जी जनन स्तरों का नंबर ऑफ जर्म लेयर, नंबर ऑफ जर्म लेयर, जनन स्तर की संख्या। जर्म लेयर जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम होते हैं तो डेवलपमेंट बायोलॉजी में आगे कि 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो जिसमें 2 ही जर्म लेयर होंगी तो प्लास्टिक कहलाएगा, यानी द्विजनन स्तरीय कहलाएगा, जिसमें 3 जर्म लेयर होंगी तो प्लास्टिक कहलाएगा, यानी त्रिजनन स्तरीय कहलाएगा। क्लियर है क्या इतना? ओके। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है की कैरेक्टर, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा क्या आता है देखिए, सिलोम की प्रेजेंस के आधार पर, यानी सिलोम बनती कैसे है? सिलोम क्या होती है? देह गुहा होती है। यानी हम इसको 2 पार्ट में बाँट लेंगे, एक तो सिलोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, दूसरा सिलोम फॉर्मेशन कैसे होता है, बनती कैसे है, ये देख लेंगे। एक चीज़ हम और देखेंगे चौथी, कौन-सी? ये देखेंगे चौथी कि ब्लास्टोपोर का फेट क्या है? ये क्या बात होती है, हम करेंगे आगे। ब्लास्टोपोर या कोर्क छिद्र जिसको कहते हैं, कोर्क छिद्र हिंदी में कहा जाता है इसको। तो इसके आधार पर भी जीव 2 प्रकार के होते हैं, प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम। आगे बात हम इसके बारे में करने वाले हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि की कैरेक्टर क्या हो सकते हैं एनिमल्स के। जैसे यूनिसेलुलर है, सेलुलर इसी को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाद नंबर ऑफ जर्म सेल होती हैं, उसके बाद है सिलोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है या बनती कैसे है सिलोम। उसके बाद आ जाएगा ब्लास्टोपोर जो है, ये आगे बनाता क्या है, फेट क्या है ब्लास्टोपोर का, कोरक छिद्र का फेट या भविष्य क्या है, कुल मिला के ये देखेंगे हम, और इनको जीवों में किस-किस प्रकार सेट किया गया है वो भी बात हम करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये की कैरेक्टर हो गए सारे, सिलोम को देह गुहा कहते हैं। उसके बाद पॉइंट वाइज़ पढ़ रहे हैं हम एक-एक, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो बना लें आप लोग। हाँ जी, आगे देखिए समूह या टैक्सोन का स्तर क्या होता है? समूह का स्तर या टैक्सोन ग्रुप क्या होते हैं, ये देखिए। प्रकृति में उपस्थित जीवों को उनकी अन्य जीवों के साथ समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर समूह में बाँटा जाता है। बताइए, एक समूह में उन्हीं जीवों को रखा जाता है जो समान होते हैं। वर्तमान में जीवों के वर्गीकरण हेतु लीनियन हायरार्की यानी लीनियस पदानुक्रम का यूज़ किया जाता है, जिसके निम्न पद होते हैं। कुल मिला के समानताओं के आधार पर जीवों को एक ग्रुप में रखना पड़ता है। उन ग्रुप समानता के आधार पर क्या करेंगे, एक ग्रुप में रखेंगे। इस ग्रुप को नाम दिया जाता है टैक्सोन या समूह है। क्या कहेंगे? टैक्सोन या समूह है। अभी जो हम समानताओं के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, वो जो पदानुक्रम है, पदानुक्रम होता है ना, जैसे रैंक जिसको आप कहते हो, या यहाँ बायोलॉजी में हम कह देंगे हायरार्की। हायरार्की कह देंगे। तो अब जो पदानुक्रम चल रहा है, पदानुक्रम का मतलब क्रम ही है, एक प्रकार से रैंक दी जाती है, यानी रैंक रखेंगे। तो
तो पदानुक्रम अभी जो चल रहा है वो लीनियस के अकॉर्डिंग चल रहा है। किसने दिया था? लीनियस ने। इसी को कहते हैं लीनियन पदानुक्रम या लीनियन हायरार्की। इस पदानुक्रम में सबसे ऊपर जो है वो रखा जाता है फाइलम को। जब आप क्लासिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिखते हैं तो ऊपर क्या करते हैं? फाइलम को लिखते हैं, यानी संघ। संघ नहीं, संघ लिखते हैं। क्लियर है? उसके बाद उसके नीचे हम लिखते हैं किसको? क्लास को, यानी वर्ग को। वर्ग को रखते हैं। लीनियस हायरार्की में क्लास यानी वर्ग को रखते हैं। उसके बाद हम रखते हैं ऑर्डर को। किसको रखेंगे? ऑर्डर को। ऑर्डर यानी गण को। ये आपने 11th क्लास में देखे हैं सब। फिर उसके बाद हम रखते हैं फैमिली को। ठीक है? उसके बाद फैमिली को कहते हैं कुल। उसके बाद हम रखते हैं जीनस को, यानी वंश को। और उसके बाद अगला हम रखते हैं स्पीसीज को, यानी प्रजाति या जाति को रखा जाता है। इतनी सारी चीजें हमने करनी होती हैं और इनको लिखते हुए ये भी ध्यान रखना होता है कि ऐसे टेढ़े लिखने हैं, तिरछे लिखने होते हैं। क्लियर है सब? तो इतनी सारी बात आती है लीनियस हायरार्की में। अब ये नाम किसने, फाइलम नाम किसने दिया, क्लास किसने दिया, ऑर्डर किसने, ये सब भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको नोट्स के अंदर। जैसे देखिए लगभग लीनियस के दिए हुए हैं। जैसे यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा तो मैं लिख दूंगा। फाइलम जो है फाइलम जो है ये दिया गया था किसके द्वारा? हेकल के द्वारा। तो इरेज कर देते हैं, दोबारा लिख लें। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं सारी चीजें लिखवा रहा हूँ, वो लिख लें, आप तो क्लियर हो जाएंगे। जो आपका फाइलम है ये दिया था किसने? हेकल ने। HAECAEL, हेकल ने दिया फाइलम। उसके बाद अगला आता है क्लास, किसने दी? क्लास दी लीनियस ने। लीनियस ने दी। उसके बाद अगला आता है ऑर्डर। ऑर्डर किसने दिया? ये भी लीनियस ने दिया। उसके बाद अगला आता है फैमिली। फैमिली एक बुशले ने दिया। फैमिली वर्ड किसने दिया था? बुशले ने दिया था। ये बुशले ने दिया था। उसके बाद अगला आता है जीनस। जीनस ये भी किसने दिया? लीनियस। और स्पेसिफिक किसने दिया? ये भी लीनियस ने दिया। कुल मिला के आपको याद रखना है, तो फैमिली जो बुशले ने दिया, एक रखना है आपको याद फाइलम जो हेकल ने दिया। क्लियर है क्या सब कुछ कि कौन सा वर्ड किसने दिया हायरार्की का? तो आगे देखिए बात करते हैं अगला। यानी इसमें लिखा हुआ है कि वो जीव जो परस्पर जनन कर सकते हैं एक स्पीसीज में रखे जाते हैं, तथा स्पीसीज जो समानता रखती है एक ही जीनस में रखी जाती हैं। जैसे पैंथेरा, पैंथर और टाइगर एटिस स्पीसीज परस्पर संबंधित होती हैं, इन्हें एक ही जीनस में रखा जाता है, तथा जो जीनस समान होते हैं उन्हें एक ही फैमिली में रखा जाता है। कहने का मतलब जो स्पीसीज क्या होती हैं? समान होती हैं, उनको रखा जाता है एक ही जीनस में। जो जीनस समान होते हैं उनको रखा जाता है फैमिली में।
जो फैमिली समान होती है उनको रखा जाता है एक ही ऑर्डर में, जो ऑर्डर समान होते हैं उनको रखा जाता है एक ही क्लास में, जो क्लास समान होती है उसको रखा जाता है फाइलम या संघ के अंदर। क्लियर है सब कुछ? आगे देखिए। सेम बात लिखी गई है कि जो फैमिली समान है उसको फाइलम के अंदर हुआ है साहब की लिनियर हायरार्की में किसी भी टैक्सॉन की पहचान के लिए इनके नामों के आगे विभिन्न प्रत्यय लगाए जाते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग जानते होंगे आप। जैसे फाइलम के नाम के पीछे एटा लगाया जाता है, फैमिली के नाम के पीछे ए ई लगाया जाता है आदि यूज किए जाते हैं। फाइलम याद रख लें जैसे कोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा, एटा आदि मिलेंगे आपको लगभग, ये जरूरी नहीं है कि सभी में मिले, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक आता है अपना नोमेनक्लेचर। क्या है टॉपिक नेक्स्ट? नोमेनक्लेचर या नामकरण। यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ शायद? नामकरण में क्या है, क्या ध्यान रखना है, कैसे लिखा जाता है, कोई भी नाम किस लैंग्वेज में है, वो सब हम देखना होगा। तो देखिए सबसे पहले ये कह रहा है यहाँ हेडिंग जो नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर या नामकरण हेडिंग है यहाँ पे। इसमें ये कह रहा है वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, पढ़ लिया हमने। इन्होंने जीवों के वर्गीकरण से संबंधित किताब का प्रकाशन किया जिसका नाम सिस्टेमा नेचुरी था। कुल मिला के काम की बात आती है कि लीनियस के अकॉर्डिंग नाम रखा जाता है। इसकी एक बुक थी जिसको कहा जाता है सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी नाम दिया गया है इसको। इस बुक के अकॉर्डिंग नामकरण किया जाता है अभी तक। इन्होंने जीव के वर्गीकरण से संबंधित एक किताब का प्रकाशन किया जिसका नाम सिस्टेमा नेचुरी था। जीवों का नामकरण वर्गीकरण आज भी इस पर आधारित है या इस बुक पर आधारित होता है। इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति प्रस्तावित की। कौन सी पद्धति दी? लिनियस ने द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम नामकरण पद्धति। क्या होती है द्विनाम नामकरण पद्धति? इस नामकरण पद्धति में क्या किया जाता है, एक तो नाम होता है जीनस का, क्लियर है। दूसरा जो नाम होता है वो होता है स्पीसीज या प्रजाति का। वंश और प्रजाति का नाम, दो नाम एक ही नाम पद्धति से लिखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल टेवोक्रिस्टस मोर जो है, ठीक है। उसके बाद आगे आता है कि किसी भी एनिमल को आसानी से पहचानने के लिए एक ही नाम देने का प्रस्ताव किया गया। यानी पूरी दुनिया में कहीं भी आप एक ही नाम लिखेंगे, जूलॉजिकल नेम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, या जो बायोलॉजिकल नाम है उसी की बात कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में एक ही नाम रखा जाए। इसके लिए एक संस्था बनी, उस संस्था ने एक कोड चलाया, उस कोड के अकॉर्डिंग नाम रखा जाएगा। इस संस्था का नाम भी ICZN होगा, इस कोड का नाम भी ICZN होगा, लेकिन मतलब अलग अलग होगा। ICZN, दूसरा भी ICZN। तो देखिए क्या है, इस हेतु ICZN इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया गया। एक कमीशन बनाया गया, यहाँ कमीशन है, आयोग बनाया गया, ये तो कमीशन है ICZN। फिर आगे देखिए, इसकी स्थापना की गई। ICZN ने जीवों के नामकरण हेतु नियमावली बनाई यानी रूल रेगुलेशन बनाई, जिससे ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। यहाँ C का मतलब होता है कोड, तो इसका नाम है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसका मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्लियर है क्या इतनी बात? आगे देखिए फिर क्या कह रहे हैं।
हाँ जी, अगला देखिए अब क्या कह रहा है ये। इस नियमावली के कुछ नियम या बिंदु निम्न प्रकार से हैं। पहला बिंदु क्या है? देखिए नोमेनक्लेचर के पॉइंट्स देखते हैं हम। फर्स्ट है कि इसके आधार पर पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवित जीवों में विलुप्त जीवों को एक विशिष्ट नाम दिया जाता है, जिस नाम से उसे पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। यानी किसी भी जीव का एक ही नाम दिया जाएगा पूरी अर्थ पर, एक ही नाम से जाना जाएगा, एक ही नाम से जाना जाएगा पूरी दुनिया में। क्लियर है? फिर आगे क्या कह रहा है ये? स्पीशीज से ऊपर दूसरा पॉइंट क्या है? एक तो हो गया कि एक ही नाम रखा जाएगा, एक नाम पूरी दुनिया में, ठीक है, एक नाम रखा जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि स्पीशीज से ऊपर के सभी टैक्सोन में एक ही नाम होता है जो अतिरिक्त होता है, जबकि स्पीशीज का नाम द्विनाम होता है, जिसमें पहला नाम जीनस का होता है तथा दूसरा स्पीशीज का होता है। कि स्पीशीज से ऊपर जितने भी नाम आएंगे टैक्सोन के, जो लीनियर हायरार्की के हैं, स्पीशीज से ऊपर जितने नाम आते हैं उनको एक नाम में रखा जाता है, सिंगल नाम में, जबकि स्पीशीज को रखा जाता है द्विनाम में लिखा जाता है। द्विनाम में वही बात, एक आएगा जीनस, एक आएगी स्पीशीज खुद, ठीक है। तीसरा रूल क्या है नामकरण का? तीसरा रूल है जी, स्पीशीज के ऊपर के सभी टेक्सोन का नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, तो वही स्पीशीज का नाम खुद का छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। यानी स्पीशीज के ऊपर के जो जितने टेक्सोन या ग्रुप होते हैं, जैसे जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, इनको तो रखे जाते हैं बड़े अक्षरों में, यानी कैपिटल अक्षर में, जबकि स्पीशीज का खुद का नाम रखा जाता है स्मॉल लेटर में। आया क्या समझ? छोटे अक्षर में लिखा जाएगा। यह है तीसरा रूल। चौथा रूल क्या है देखिए फटाफट। अगर किसी स्थिति में एक ही जीव के अनेक नाम हो तो उस नाम को प्रमुखता दी जाती है जो नाम सबसे पहले दिया गया। नाम के आगे उस वैज्ञानिक का नाम भी लिखा जाता है, उसका वर्णन करता है, साथ ही वो सन भी लिखा जाता है जिसमें उसका वर्णन किया गया था। यानी कुल मिला के जो नाम पहले दिया गया उसको पहले रखा जाएगा, पहले जो नाम दे दिया गया है उसको लिखा जाएगा, उसके साथ साथ क्या किया जाएगा, उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाएगा और ब्रैकेट में उसका ईयर भी लिखा जाएगा कि किस सन में नाम दिया गया है। जैसे कोशिका की खोज की किसने? रॉबर्ट हुक ने। ये और उसका ईयर भी लिखा जाएगा थोड़ा। क्लियर है ना? आगे देखिए, फिर बात आती है कि अपवाद बायोलॉजी में हर जगह है और अपवाद का कोई ना कोई कारण भी होता है। अब देखिए बात आती है अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है। किसका अपवाद? इसका। यहाँ एक ऐसा नाम आ गया जो पहले दिया उस वैज्ञानिक का नाम तो पहले या बाद वाले। जैसे एक नाम आता है सिस्टोसोमा, आगे हम पढ़ेंगे किस फाइलम में आएगा देखें। इसी का एक नाम है बिलहार्जिया, बिलहार्जिया। क्लियर है? सिस्टोसोमा सबसे प्रचलित नामों में से एक था। नामकरण के कुछ सालों बाद पता चला कि बिलहार्ज नाम के वैज्ञानिक, परंतु इस नियम को नहीं बदला गया। बिलहार्ज के सम्मान में, यानी कुल मिला के सिस्टोसोमा जो हम आज पढ़ते हैं उसका नाम पता चला कि पहले किसी वैज्ञानिक ने देखा, जिस वैज्ञानिक का नाम था बिलहार्ज। ये एक ऑर्गेनिज्म है सिस्टोसोमा, आगे देखेंगे हम। ये ऑर्गेनिज्म था बिलहार्ज नाम के द्वारा खोजा गया और इसके द्वारा नाम दिया गया, लेकिन सिस्टोसोमा बाद में इसका नाम दे दिया गया, बोल चुके। बाद में जब पता चला कि बिलहार्ज ने इसकी स्टडी की, इसका नाम दिया, तो इस वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए इसका दूसरा नाम दिया गया बिलहार्जिया। तो आज इसको बिलहार्जिया नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है क्या इतनी बात? क्लियर है तो बताइए जी। ठीक है। और ये जो बिलहार्जिया होता है ये मेल कंटेनिंग मेल होता है। क्या मतलब हुआ इसका, क्या कह रहे हो आप? देखिए,
ये जो बिल्हार्जिया है, ये मेल कंटेनिंग फीमेल होता है, मेल कंटेनिंग फीमेल होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि नर बड़ा होता है और मादा छोटी होती है। तो नर की बॉडी के ऊपर मादा रहती है, यानी उसके साथ सरवाइव करती है। क्लियर है क्या इतनी चीज? यस और नो? तो ये बात हुई है कुछ नोमेनक्लेचर की। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, बाकी बात हम नेक्स्ट करेंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लें कमेंट करके, बाकी पढ़ते रहें। नोट्स आपको टेंशन मत लें, जितना मैं बता रहा हूँ साथ में हम पढ़ रहे हैं, तो वो भी लिख सकते हैं अगर दिखाई दे रही है तो वो भी देख सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना।